हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा मुकदमा, एक ऐसा केस बताने जा रहा हूं जो कि आपकी आंखें खोल कर रख देगा। आपको बता देगा कि ये वैवाहिक विवाद जो होते हैं ये किस हद तक जा सकते हैं और कैसे आपको समय समय पर, कदम कदम पर सावधानी रखने की जरूरत होती है। देखो, विपक्षी हमेशा विपक्षी होता है, ये ध्यान रखना। अब होता क्या है कि आप लोग जब तक कोर्ट कचहरी नहीं गए, जब तक आप लीगल एडवाइजर्स के संपर्क में नहीं आए, तब तक आपकी बात होती है। लेकिन जब आप एक बार कोर्ट कचहरी में कदम रख देते हैं और आप लीगल सलाहें ले लेते हैं, इसके बाद कभी भी एक दूसरे पर विश्वास करने की गलती मत करना। हमने ऐसे भी मामले देखे जहां 3-3 साल पति पत्नी लड़ते हैं, लेकिन जब उनका कॉम्प्रोमाइज होता है, 13B फाइल होता है, उस समय कई बार वो सोचते हैं कि लॉयर्स को ही बाहर कर दो, हम आपस में ही कर लेते हैं। बहुत मुश्किल में पड़ सकते हो आप इस तरीके से। देखिए, एक मामला था। उस मामले में पति के ऊपर 125 सीआरपीसी, डीवी 498 और एक कंप्लेंट केस फाइल हुआ। यह मामला चला और 125 सीआरपीसी के मामले में पति पर इंटरिम मेंटेनेंस बन गया 7000 और डीवी के मामले में उसका इंटरिम मेंटेनेंस खारिज हो गया। 498 और कंप्लेंट केस चल ही रहा था। 1 साल लग गया उसका इंटरिम मेंटेनेंस बनने में। 1 साल तक उसने अपने वकील साहब से तय किया हुआ था कि भाई मैं आपके साथ चलूंगा, चला। 1 साल के बाद उसने वकील साहब को मना कर दिया, बोला ऐसा है, अब मैं आपके साथ नहीं चलूंगा क्योंकि मुझे आपकी फीस थोड़ी ज़्यादा लगती है, मैं कुछ और देखूंगा। बोला ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप कुछ और देखो। अब हुआ क्या कि कोई नए वकील साहब उसमें आए और उसमें आगे प्रोसीडिंग्स करने लगे। अब प्रोसीडिंग्स हुई 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 और एक स्टेज ऐसी आई जहां पर लड़की ने कुछ बोला है, लड़के ने कुछ बोला, ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन लड़के ने यह तय किया कि मैं लड़की को अपने साथ लेकर के अपने घर चला जाऊंगा, और लड़की भी इसके लिए तैयार हो गई और वो उसको घर लेकर के चला गया। लेकिन जब यह प्रक्रिया हुई, इस प्रक्रिया के समय पे किसी भी प्रकार की लीगल एस्पेक्ट्स को ध्यान में नहीं रखा गया। ना तो वापसी ले जाते हुए किसी प्रकार का कोई सेटलमेंट एग्रीमेंट बना, ना तो 498 और कंप्लेंट केस खत्म कराए, ना तो 125 सीआरपीसी खत्म कराया। बस लड़की ने कह दिया मैं खत्म करवा लूंगी और वो विश्वास पर ले गया। और ना ही लड़के के काउंसिल ने उसको कुछ एडवाइस किया कि तुम्हें पहले केस खत्म करवाने चाहिए। यानी सारे केसेस ऑन गोइंग है और लड़की को लेकर के वो वापस चला जाता है। अब होता क्या है कि 5-6 महीने लड़की रहती है और फिर से झगड़े हो जाते हैं। झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं। लड़की के माता पिता आते हैं और लड़की को फिर से लेकर के चले जाते हैं और साथ ही धमकी दे जाते हैं। अब जो केसेस पहले से खड़े थे, लेकिन मीनवाइल लड़का चेक करता है कि 125 सीआरपीसी का केस उसका खत्म हो चुका है और वह सोचता है कि लड़की मेरे पास आ गई थी इसलिए उसने वापस ले लिया होगा। ठीक है, क्योंकि वो केस डिस्पोज्ड दिखा रहा है ई कोर्ट्स पे। तो अब क्या होता है, जब लड़की वहां जाती है तो एक एग्जीक्यूशन फाइल करती है। उस एग्जीक्यूशन का नोटिस और पिटीशन लड़के को रिसीव होती है। उस पिटीशन में लिखा होता है कि 10,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से आपका टोटल एरियर इतना बन गया। अब लड़का इमीडिएटली हमसे कांटेक्ट करता है और कहता है कि साहब, जब फर्स्ट ईयर में इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ था तो 7,000 का हुआ था, लेकिन इन्होंने एग्जीक्यूशन पिटीशन में गलत लिखा हुआ है, 10,000 रुपए लिखा हुआ है, और इस तरह से तो मेरा जो एरियर है वही कई लाखों का बैठ गया और ये तो गलत है। इसका जवाब आपको बनाना है, आप इसका जवाब बनाइए कि इन्होंने गलत लिखा है और कोर्ट को ये मिसगाइड कर रहे हैं। तो हमने उनसे बोला कि ठीक है वो करते हैं, लेकिन पहले आप ये बताइए आपका जो 125 सीआरपीसी का केस था, मूल केस, उसका क्या हुआ। तो कहने लगा वो तो लड़की ने वापस ले लिया था, वो तो डिस्पोज दिखा रहा है। पर हमें विश्वास नहीं था। हमने उनको बोला कि ठीक है आप उस ई कोर्ट्स का एक स्क्रीनशॉट हमको भेजिए। तो उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भेजा, तो वो ये दिखा रहा था केस डिस्पोज्ड, लेकिन उसके आगे लिखा हुआ था कंटेस्टेड अलाउड। अब इसका मतलब था कि ये मामला कंटेस्ट किया गया है और ये मामला फाइनल हुआ है, फाइनल जजमेंट हुआ है, विड्रॉ नहीं हुआ है। डिस्पोज तो है लेकिन कंटेस्टेड अलाउड, यानी कंटेस्ट भी हुआ और अलाउ भी हो गया। अब इसका सीधा सा मतलब यह था कि इंट्रीम हो गया, इंट्रीम के बाद लड़के ने सेटलमेंट कर लिया और लड़की को लेके चला गया। लड़की ने अपने काउंसिल को बोला कि भैया तुम इस मुकदमे को चलाते रहो। काउंसिल ने कोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं बताई। काउंसिल ने सिंपली ये बताया कि साहब लड़का इसमें अपियर नहीं हो रहा है, और एक्स पार्टी फाइनल जजमेंट ले लिया जो कि 7,000 की जगह 10,000 का हो चुका था, और 10,000 रुपए के हिसाब से फिर उसके ऊपर एग्जीक्यूशन फाइल कर दिया। और लड़की उतने समय वहां रहती रही जितने समय वो चैलेंज कर सकता था। लड़का चाल देखो, यानी लड़का चैलेंज करने लायक भी ना रहे, और अब उसे जब पता चला 10,000 तो उसे लग रहा है कि बाय मिस्टेक हुआ। लेकिन जब उसने स्क्रीनशॉट हमें भेजा तब हमने उसे समझाया कि भाई ये ऐसा है नहीं, ये आप देखो क्या लिखा है, कंटेस्टेड अलाउड, अलाउ हुआ और लिखा है सामने से कंटेस्ट भी किया गया, यानी इसमें फाइनल जजमेंट हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली ये फाइनल जजमेंट 10,000 का हुआ है, इसलिए उन्होंने 10,000 रुपए लिख के भेजा है। अब देखो कितने की चपत लग गई, 3,000 रुपए महीना तो यही चपत लग गई।
जो 7,000 से ऊपर था। और सबसे बड़ी बात, अगर इसमें कोई बढ़िया लॉयर होता तो सेटलमेंट वो ऐसे करने ही नहीं देता। वो एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बनवाता, उस सेटलमेंट एग्रीमेंट में लिखवाता कि भैया जो ये केस चल रहे हैं ये सब वापस लेगी, साथ ही जो इसका ऑलरेडी इंटरिम मेंटेनेंस का 7,000 रुपये बना हुआ है इसको भविष्य में कभी लागू नहीं कराएगी। पूरा सेव करके भेजता वो आपको। भाई क्या था, अपनी फीस लेता वो आपसे बस। आज 3,000 रुपये के हिसाब से 36,000 रुपये तो सालाना आपका वही बढ़ गया, और 36,000 इंटू 3 कर दो 3 साल का, तो 1 लाख से ऊपर तो आपका वही चला गया। ठीक है, प्लस 3-3 4-4 केस, उनमें से कुछ भी खत्म नहीं हुआ, वो सब आप आके दोबारा फाइट करोगे। क्या मिला बताओ? कुछ भी नहीं मिला। तो अपने 5-10 हजार रुपये बचाने के चक्कर में आदमी इस कदर बुरी तरह से फंस जाता है। अब वो कहता है कि साहब मेरे को रिप्लाई बना दो। मैंने आप क्या रिप्लाई होगा इसमें? जब 10,000 रुपये ही बंधा हुआ है और 10,000 रुपये के हिसाब से उन्होंने एग्जीक्यूशन में मांगा है, तो क्या रिप्लाई दोगे आप? कुछ भी रिप्लाई नहीं दे सकते। और दोगे भी तो क्या कंसिडर होगा? कोई ट्रायल थोड़ी चल रहा है, ये तो एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन में तो कोर्ट ने इतना कहना है पैसा दो, बात खत्म। अब एक तरह से कोई भी रास्ता शेष नहीं बचा। अब सिर्फ हमने एज ए लास्ट रेमेडी इतना बताया कि भैया एक बार फाइल निकलवा लो 125 वाली, ताकि सब चीज़ क्लियर हो। और जो उसका फाइनल जजमेंट है जो कि जनवरी 2026 में हुआ था, अभी अगस्त 2026 चल रहा है, उसको कोशिश करते हैं कि हाई कोर्ट में किसी तरह से स्टैंड कर जाए हमारी क्रिमिनल रिवीजन। वो भी कोशिश ही है, गारंटी कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट है हम। और अगर वहाँ पे एडमिट हो जाती है तो फिर सेकंड प्रयास करेंगे कि कोई स्टे लें इस ऑर्डर पर, सारी परिस्थिति को बता करके। बस ये एक आखिरी रास्ता है। अगर आप ये भी नहीं अपनाते तो फिर फाइनल यही है कि भैया जो आपके ऊपर लग चुका है एरिया, चाहे वो 3 लाख का है, चाहे 4 लाख का है, चाहे 5 लाख का है, यू हैव टू पे। तो इसलिए आपको मैं इतने सालों से समझाता आ रहा हूं कि ये बहुत चिकना पात है। यहां कब कौन कैसे धोखा दे जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत संभल संभल के आपको चलना है। चारों तरफ लोग घात लगाए बैठे होते हैं कि कब इसको लपेटें, और आप लपेटे में आ गए तो फिर गए। इसलिए हमेशा बहुत सूझबूझ से आपको आगे बढ़ना है और अपने केसेज को लड़ना है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।